नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में 5 सितंबर को हॉट सीट घोसी पर होने वाले उपचुनाव ने यूपी की राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मामला इतना गर्म हो चला है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधन के लिए ये सीट अब साख का सवाल बन चुकी है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव घोसी में जनसभा कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी से भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है और दारा सिंह चौहान के लिए जनता के सामने वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एनडीए के घटक दलों की बात की जाए तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी सभी घोसी में लगातार डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं सपा की भी भारी भरकम टोली के लिए इन दिनों घोसी हेड ऑफिस बन चुका है। देखना यह है कि 5 सितंबर को होने वाले इस इम्तिहान में जनता किसे पास करती है और किसे फेल। आज इसी पर हम करेंगे बात, लेकिन इससे पहले डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। तो आखिरकार घोसी के घमासान में सीएम योगी मैदान में। जी, उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को होने वाला घोसी उपचुनाव के लिए योगी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तभी तो सीएम योगी ने खुद ही ताल ठोकते हुए हुंकार भर दी है। वैसे तो सीएम योगी से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के लिए पसीना बहाते देखे जा चुके हैं। वही अखिलेश यादव जो अधिकांश उपचुनाव में कसरत करते नहीं दिखाई देते। यानी दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए अपने घोसी के चेहरे सुधाकर सिंह के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं योगी ने रण में ताल ठोकते हुए ये जता दिया कि वो भी इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं। लेकिन कहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। चुनावी माहौल में आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जहां लंबे समय से बीजेपी के हक में हवा बदलने के लिए घोसी में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के सलामी बल्लेबाज के रूप में घोसी में जनसभाएं कर चुके हैं। घोसी सीट पर साख बचाने की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 सितंबर को वोटिंग से ठीक पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अब घोसी में दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा करेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घोसी हॉट सीट बन गई है। ये चुनाव नाक और मूंछ की लड़ाई बन गई है। कोई भी किसी से कम नहीं है। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, मगर इतना जरूर है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, इस चुनावी नतीजे की गूंज पूरे यूपी में गूंजेगी। ऐसे में सपा हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस दंगल में जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि घोसी का उपचुनाव आने वाले 5 सितंबर को ये तय करेगा कि आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया में जनता किसके साथ रहने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा देते हूँ। हमारे साथ हैं अनूप सांडा जी, बीजेपी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। इसके अलावा नीरज दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही समय में हमारे साथ सुभाषपा से भी दयाराम भार्गव जी जुड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले नीरज जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से घोसी के चुनावी मैदान में उतरे, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि घोसी उपचुनाव अब बीजेपी के लिए भी साख का सवाल बन गया है। खुद मुख्यमंत्री इस मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है आपको, बार बार समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का अब क्या कहना है? क्या इंडिया से डर गई है एनडीए या बीजेपी? देखिए, आपको ये फर्क समझना पड़ेगा कि एनडीए इंडिया से डर गई है या इंडिया एनडीए से डर गई है। अगर इंडिया वाले डरे नहीं होते तो ये लोग गठबंधन में क्यों वहां पे चुनाव लड़ते? हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपना चुनाव लड़वाती, परंतु इनको पता है कि अगर हमें जीतना, अगर हमें अपने परिवारवादी पार्टी को बताना है तो हमें एक होना ही पड़ेगा, अन्यथा जो इनका अंजाम क्या भुगतना पड़ रहा है वो आप यूपी में देख रहे हैं कि दूसरे स्टेटों में। अरे लेकिन नीरज जी हलचल तो साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, आपके उप मुख्यमंत्री जा चुके, सारे घटक दल आपके जा चुके हैं और अब तो 200 रुपए सिलेंडर भी कम कर दिया गया है। देखिए, 200 रुपए सिलेंडर इसलिए कम नहीं किया गया है कि चुनाव आ रहे हैं, इसी से किया गया है। मोदी जी ने अपनी बहनों को एक तोहफा दिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गैस के दाम अगर कम हुए हैं तो उसको हमने अपने देश में भी कम किया है। ज्यादा हुए थे तो हमने ज्यादा किए थे। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। परंतु हमें अब आपने मुद्दे की बात की थी कि योगी जी सभाएं कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? वो अपने राज्य में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो जनता को नहीं बताएंगे तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। और हमने काम किया है तो हम जनता के बीच में जाकर के काम गिनवाएंगे। हम वहां पे जाकर के इन लोगों की तरह मोदी जी को गाली थोड़ी देंगे। योगी जी वहां पे गए और जो एक बात समझने की बात है, जो आज का युवा है, आज से 10 साल पहले उसके वोट नहीं थे, तो उसने वो जो उनके बुजुर्गों ने उस 2005 के दंगों में कहा है वो कौन बताएगा उन्हें? वो दंगे के एहसास कराने के लिए वहाँ पे बीजेपी के नेता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनका एहसास करो। ठीक है नीरज जी, आपके पास आती हूँ मैं। अनूप जी भी हमारे साथ है। अनूप जी, नीरज जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये सब जानते हैं, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से घोसी चुनाव को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं, इतनी गंभीरता इससे पहले नहीं देखी गई। यदि देखी गई होती तो शायद पहले के चुनाव में नतीजे कुछ और होते। तो सराहना करनी चाहिए कि अब बहुत ज्यादा गंभीरता है। पूरा प्रयास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जा रहे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है। नहीं सराहना ही करनी चाहिए, सराहना ही करनी चाहिए, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इस उपचुनाव के लिए जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी निकलकर सामने आ रही है, क्या लगता है आपने भी इसको साख का सवाल बना लिया है? क्योंकि यही तय करेगा कि इंडिया गठबंधन में क्या जगह होने वाली है समाजवादी पार्टी की। हम तो बिल्कुल साफ तौर पे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार की जो राजनीतिक ठगी है उस ठगी को समझ ले और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण आपकी शुरुआती रिपोर्ट में दिखाया गया, उस भाषण का स्तर देख लीजिए जरा, उन्माद की भाषा देख लीजिए, कितने आक्रोशित हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, सरकार के पास बताने के लिए विकास के कार्य नहीं है, और एक झूठ को पूरे आक्रोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ 100 बार दोहराना, ये संघ और भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता। अभी सोचिए अगर कोई योगी जी से सवाल कर लेता कि आपके घोसी के पड़ोस में
एक ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ बलात्कार हो गया, आपके कौन सी कानून व्यवस्था अरे है? अनूप जी विधायक अभी तक दारा सिंह चौहान आपकी ही पार्टी से थे, अभी वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें चौहान जी कहाँ से आ गए? मैं तो नहीं, सरकार की बात कर रहा हूं। पहले घोसी की हम बात कर ले, सरकार की तो हम बात करेंगे, आगे और डिबेट होंगी, उस पर बात करेंगे। अभी तो प्रियंका जी मैंने पोल खोलनी शुरू की, थोड़ा सा खोल लेने दीजिए। हाँ, नहीं आप अपनी बात रख लीजिए। अभी हापुड़ में वकील की हत्या हो गई चैम्बर में घुस करके, और वहां देखिए भाजपा के मित्र कितने प्रसन्न हैं उससे, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बंद हो रही है। मुख्यमंत्री जी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नीरज जी आप जवाब दीजिएगा अनूप जी के सवाल का। एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र की लाइसेंस कभी भी मुद्दे की बात पे बात नहीं हो जाती है, इनके कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। केंद्रीय मंत्री के पुत्र की लाइसेंस रिवॉल्वर से हत्या हो जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय अभी कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सारा काम है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है? ये न विकास चाहते हैं न सबका साथ देते हैं। यही मुख्यमंत्री जी तो थे जो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बोल रहे थे कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, हमको 80% का वोट चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरीके से असफल है, और हमें तो लगता है कि दिल्ली की सत्ता में उनको कोई आने वाले टाइम में दंगों में यूज चेतावनी दे दी है। अगर चुनाव नहीं जीते तो फिर आगे के लिए सोच लीजिएगा। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा बता रही है सरकार ये चुनाव अपने विकास के एजेंडे पे नहीं लड़ रही है, सरकार के पास विकास बताने को कुछ नहीं है। ये पूरे चुनाव का सामुदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ठीक है नीरज जी अनूप जी यहाँ पर साफ आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी भाषा बता रही है कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नीरज जी जवाब दीजिएगा अनूप जी ने जो सवाल किए हैं। क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। नीरज जी अनूप जी यहाँ पर साफ सवाल उठा रहे हैं। पहला तो आरोप उनका ये कि मुख्यमंत्री जी की भाषा उन्हें मर्यादित नहीं लग रही है, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? अगर जनता को बरगला रहे होते तो जनता इनसे बढ़ करके है क्या? ये जनता से बढ़ करके है क्या? जनता इनसे बढ़ करके है, जनता अपना मत देती है, हर किसी को अपना मत देने का काम है। 2 बार जनता ने, मैंने आपको बताया ना, 2 बार योगी जी को, 2 बार मोदी जी को इसी जनता ने जिता करके भेजा है, और इसी जनता ने अब 12 इनको जवाब देने को तैयार बैठी है। ये मर्यादित बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि कौन ये बात कर रहा है कि मर्यादित भाषा में किस तरह से बात की जाती है। इनके आप लोगों ने खुद देखा है कि इनके नेताओं ने किस तरीके के भाषा का यूज किया गया हमेशा मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ। परंतु ये हमारी सरकार की, इनके सरकार में कोई बोलकर देखता ना, उनके परिवार सहित उनके परिवार वालों को गायब कर दिया जाता था, पता ही नहीं चलता था कहां गए, इतने माफिया राज हो गया था। अनूप जी जवाब दीजिएगा। अनूप जी भाषा की यदि बात करें तो आपकी पार्टी से भी बहुत ऐसे निकलेंगे जो इस तरह की बयानबाजी हमेशा चलती रहती है, फिर आप पिछले कितने पन्ने पलटेंगे? सर्टिफिकेट देते ना कि हम फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा एक बौखलाए हुए व्यक्ति की भाषा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कितना भी जोर से चिल्ला करके कहें, ठीक है अनूप सांडा जी, यदि आप उनकी भाषा पर बात कर रहे हैं, अनूप सांडा जी पूरी हो जाएगी। अनूप सांडा जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। यदि आप उनकी भाषा पर बात कर रहे हैं तो आप भी तो उनकी भाषा पर ही चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मुद्दों की यदि हम बात करें, मेन मुद्दों की यदि हम बात करें तो वो चुनाव में है ही कहाँ? मैंने तो उसके साथ साथ ये बात उठाई कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने 3 घटनाएं बताई, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। ठीक है, आपके पास मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एक बात प्रियंका जी, मैं आपको समय दूंगी। अनूप जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपको पूरा समय भी दूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी घोसी उपचुनाव को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 सितंबर से पहले समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, कोई भी बड़ा नेता घोसी जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इससे एक बात तो साफ पता चल रही है कि एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये उपचुनाव साख का सवाल बन चुका है। क्या लगता है आपको कि घोसी में तमाम मुद्दे पीछे हो गए हैं, अब सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है?
निश्चित रूप से वही चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इंडिया जो गठबंधन है इनका INDIA जो है, उसके अंदर भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस चुनाव को जीतना इनके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे फिर इनकी वहां पे उनका वजन बढ़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस दबाने की कोशिश कर रही है, तो उसको थोड़ा सा सस्टेन कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, इसलिए ये मेहनत कर रहे हैं। और भाजपा के लिए जरूरी इसलिए है कि वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक सवाल यहाँ पर, अमिताभ जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदल लिया, दारा सिंह चौहान ने पाला बदल लिया, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी जनता के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करने में कामयाब होगी? पहले अपना घर नहीं बचा पाई है, अब इंडिया में अपनी जगह तलाशने की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अभी भाजपा के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को टक्कर दे रही है। जी बिल्कुल। इसको कमजोर आंकना जो है भाजपा के लिए भूल होगी। और समाजवादी पार्टी में इस बार देखिए अखिलेश खुद मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कई बार पहले भी हमने कहा हुआ है जी, वो राजा की तरह व्यवहार ना करें, जनता के बीच जाए, लोगों से मिलें और अपने जमीन से जुड़े जो जड़ हैं उसको सींचें। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है उस लिहाज से मेहनत हो रही है, उसका थोड़ा असर तो पड़ेगा। हालांकि अभी भी मुझे वहां पे घोसी उपचुनाव में जो है भाजपा का जो हाथ ऊपर लग रहा है, लेकिन इस मेहनत का असर जरूर पड़ेगा और आने वाले चुनाव पे इसका सारे कार्यकर्ताओं पे असर पड़ेगा। जी नीरज जी, जब जी आती हूँ आपके पास, वापस आऊंगी। नीरज जी, अमिताभ जी जिस तरह से बता रहे हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव की जो छवि थी या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी हम मान लें, उसमें बदलाव जरूर हुआ है और घोसी उपचुनाव में जिस तरह की मेहनत नजर आ रही है, इस मेहनत का फायदा आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं कुछ असर जरूर लेकर आएगा। उसको क्या कहना है आपको? देखिए, अखिलेश जी असलियत में जमीन से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनकी वो मजबूरी बन गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी ऐसी मजबूरी बना दी है कि अब उनके जो माफिया थे, जिनको लेकिन देर से ही सही कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो कोशिश करेंगे ना। कि रीजन बता रहा हूँ ना, मैं जनता को रीजन बताना चाहता हूँ। जनता सुन रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज को। मैं जनता को रीजन बताना चाहता हूँ कि वो क्यों जुड़ना चाह रहे हैं। जो उनके माफिया पनप रहे थे, जिन माफियाओं को उन्होंने पैसे कमा करके दिए थे, अब वो माफिया इनके पास जा रहे हैं कि साहब अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है, अगर इस तरीके से रहा तो हमारा आने वाले टाइम और आपका आने वाले टाइम खत्म हो जाएगा। अरे लेकिन वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बिना देखे समझे बुलडोजर चलता है। प्रमाण बताएं इस बात को। कैसे? उसके लिए कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में जाकर अगर हम नदी जो उनकी सबसे मुखिया है, उनके राज्य का कोर्ट बोलता है कि अगर आपकी बस की नहीं है तो हम दावा के बुलडोजर यूपी में दोषियों को पर कार्रवाई करवाइए। अगर बुलडोजर गलत है, आप बताइए, हरियाणा में भी बुलडोजर की मांग हो रही है, क्यों बुलडोजर की मांग कर रही है? अपने मोहल्ले में भी डरती थी, मांगा जाएगा, करवा दिया जाएगा, रोड पे हमारा कत्लेआम हो जाएगा, बेटियों को बोल दिया जाएगा पुलिस केस मत करना, वरना तुम्हारे मेरे जो कि बोलने के कुछ है नहीं, कानून में उसका भी बताने के कुछ है नहीं, तो इनके उनको जवाब देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है अनूप जी आपसे सवाल है, जिस तरह की मेहनत अखिलेश यादव इस चुनाव में करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले कभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए और जनता के सामने उनको, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कई चुनाव जो बीते हैं, कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी अब लेकर आ रही है उसे अपनाने में काफी देर कर दी है? देखिए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। और मैं पहले बताऊं, रामपुर के भी उपचुनाव में अखिलेश जी जा चुके हैं, मैनपुरी के भी उपचुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय थे। तो ऐसा नहीं है, रणनीति है, रणनीति हमारी अपनी अपने हिसाब से बनेगी। अब आप सोचिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति ऐसी बना ली कि घोसी के उपचुनाव के लिए उनको ओम प्रकाश राजभर जी की बदजवानी को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है पूरे घोसी में? तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे वो तो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं ना अनूप जी, वो तो उल्टा समाजवादी पार्टी को ही ललकारते हुए नजर आ रहे हैं कि सूद समेत आपको वापस करेंगे। अरे वो तो योगी जी को भी कटोरा समझा रहे थे,
वो तो योगी जी को गोरखपुर में भेज रहे थे, बेचारे शरणागत हो गए। उन्हें तो सत्ता की मलाई चाहिए, जहाँ सत्ता की मलाई होगी वहाँ राजभर जी होंगे। अब सत्ता की मलाई हमारे पास होगी, हमारे पास होते। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात पूरी हो जाए, बात नहीं बोल रहा हूँ। तो आपका मतलब है कि वो सत्ता की मलाई के लिए आपके पास आए हैं और उसके बाद उनको जो भी अंदाजा लगा हो वो भारतीय जनता, तो इसका मतलब तो ये भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ हवा देखी होगी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल, अरे भाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन गई, हमारी सरकार नहीं बनी। उन्होंने हवा नहीं देखी, उन्होंने मोदी जी आप ही जवाब दे दीजिए, मेरे भी सवालों के जवाब आप दे दीजिए, मेरे भी सवालों के जवाब आप दे दीजिए ना। उनको पता है कि वो सवाल दे रहे हैं उनका जवाब। अनूप जी, नीरज जी एक एक करके बोलिए, वरना जनता को आप दोनों की बातें जो आप रखना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आएंगी। जी अनूप जी, पहले आप अपनी बात खत्म करें। जवाब नीरज जी दे रहे हैं इसलिए मुझे जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि राजभर जी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी गठबंधन में आए थे, क्योंकि उस समय पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि हमारी सरकार आएगी। किन वजहों से सरकार नहीं आई, अगर मैं उस पर चर्चा करूंगा तो फिर डिबेट का विषय भटक जाएगा। हमारी सरकार नहीं बनी। अब राजभर जी को जाहिर बात है कि हम खराब लगेंगे और भाजपा अच्छी लगेगी। तो राजभर जी जिधर ढलान होती है उधर पानी जाता है, जिधर सत्ता की ढलान होगी उधर लुढ़क जाएंगे। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। तो किन वजहों से सरकार नहीं बनी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं बनी सरकार? अब उसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूंगा तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता के सामने प्रोजेक्ट करने में कमी रह गई, तो जनता ने इसलिए चुना? या तो मुझे पूरा समय दीजिएगा, फिर या तो पूरा समय दीजिएगा। नहीं, समय तो मैं सबको बराबर दे सकती हूँ ना अनूप जी, समय तो मेरे पास लिमिटेड है, समय तो मेरे पास लिमिटेड है। अब मुझे नीरज जी को जवाब देने का समय देना पड़ेगा। उन कारणों को 1 मिनट 2 मिनट में बताना संभव नहीं है। हम तो अंतिम बात कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर मोदी जी ने रक्षाबंधन पे तोहफा दे दिया, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम और गैस के दाम कब से कम हुए पड़े हैं, आज इनको तोहफा देना ख्याल आया? नीरज जी जवाब दीजिएगा इस बात पर, नीरज जी इस बात पर जवाब दीजिएगा। मैं बताता हूँ जी, जो देश के अंदर इतने आज हमारे चंद्रयान पे जो हमारा रॉकेट गया, चंद्रयान गया जो हमारा मून पे, करके जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे? जनता को जो सुविधाएं देनी है वो कहाँ से आएंगी? जो कोरोना में महामारी इतनी देश में झेली, अगर इनकी सरकार होती तो दुनिया जानती है क्या उथल पुथल मच चुकी होती। ठीक है नीरज जी, चंद्रयान बहुत जरूरी है, हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन लोगों के लिए सिलेंडर भी उतना ही जरूरी है। दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जनता का अपना अपना, सरकार का अपना अपना बजट होता है। मैं आपके पास आऊंगी, हाँ मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अमिताभ जी के पास में जाऊंगी। अमिताभ जी, यहाँ पर जिस तरह से सवाल उठाए, 200 रुपए जो सिलेंडर में सस्ते किए गए हैं ठीक चुनाव से पहले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नीरज जी का जो तर्क है कि तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन तमाम सुविधाओं के साथ सिलेंडर को कंपेयर करना क्या ठीक लगता है? हर सुविधा है, हर सुविधा के लिए सरकार का अपना बजट होता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो 200 रुपए कम कर दिए गए? चुनाव के समय सारी पार्टियां जो है वो कुछ न कुछ ऐसे मेजर्स लेती हैं जिससे कि उनको जनता में लोकप्रियता बढ़े। और मोदी जी ने तो घोषित कर रखा है 4 साल काम करेंगे और 1 साल राजनीति करेंगे। जी वो राजनीति कर रहे हैं और ये हर एक पार्टी करती है। वो प्रत्यारोप लगा है जनता की नजरों में सुरखरू होने के लिए, लेकिन सब यही करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन सामने आता है, आप राजस्थान में देख लीजिए कितनी घोषणाएं हो रही है, जी बिल्कुल कितनी घोषणाएं हो रही है, तो वो पता चलता है सारी पार्टियों का ये प्लांक है और वो होता है। जब आपको जरूरत होती है ना तो आप थोड़ा ज्यादा विनम्र होते हैं। चुनावी रेवड़ियों की बात सब करते हैं, लेकिन बांटनी भी सबको है चुनाव से पहले। ठीक है अमिताभ जी, समय की मेरे पास कमी है, अपनी इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे घोसी उपचुनाव को लेकर, उसको लेकर तो नतीजा आने वाले 5 सितंबर और 9 सितंबर को जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी में क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मोदी जी को रोकने के लिए षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों।
घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।